नमस्कार। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण के इस नाट्य शास्त्र के जो एपिसोड चल रहे हैं उसी में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। पुनः स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। सर, पिछले एपिसोड में नाट्य शास्त्र के ऊपर ही बात हो रही थी और आप परफॉर्मेंस और प्रस्तुतिकरण, जो प्रस्तुति होती है कला क्षेत्र में, रंगमंच की जो प्रस्तुति है, स्टेज की, मंच की, उसके ऊपर आप कह रहे थे सर। तो आज ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे संगीत विधा में गायन हो, वादन हो, नृत्य हो या नाटक अभिनय में, थिएटर जिसको कहा जा सकता है, जो है उसमें किस प्रकार से ये जो प्रस्तुतिकरण में, परफॉर्मेंस में, कैसे ये अद्वैत भाव कहाँ पर है, नाट्य शास्त्र के अनुसार ये कहाँ पर है, और जो परफॉर्मर्स होते हैं मंच के, उनको किस किस चीजों का अनुशीलन करना चाहिए, या आ, क्या श्रेय है उस प्रकार से, अगर आप बोले कि नाट्य शास्त्र के अनुसार ये कहाँ पर है। देखिए, आर्ट में दो चीज हम लोग जानते हैं। एक है एक्सप्रेशन और एक है कम्युनिकेशन। है ना। जी। बनारस में कई बार संगीत कार्यक्रमों में देखा जा रहा है कि कोई गायिका है जो बहुत अच्छे अच्छे तान ले रही है। ठीक है। कोई डांसर है जो बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन ऑडियंस आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ एक गुलाब बाड़ी का प्रयोग होता है हर साल होली के आसपास। तो उसमें मैं देखा ऐसा कि एक राष्ट्रीय स्तर की गायिका है आई हुई है, और ऐसी एक राष्ट्रीय स्तर की कथक डांसर भी थी। दोनों में ऐसा देखा तो ये सोचने की जरूरत है कि अगर वो अ, अच्छे गुरु से सीख करके अच्छा डांस कर रही हैं, अच्छे गुरु से सीख के अच्छा गा रही हैं, तो फिर ऑडियंस उसमें डूब क्यों नहीं रहे। है ना। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो परफॉर्मेंस का मतलब ही है कि परफॉर्मर का, कि वो जोड़े अपने आप को ऑडियंस के साथ। ऑडियंस से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास मुझे स्माइलिंग फेस रहे, हमारा आई कांटेक्ट रहे और हम उनसे बीच बीच में बात करें। कई आजकल के गायक तो क्या करते हैं, गाना गाते जाते हैं, गाना थोड़ा सा गाते हैं, उसमें पूरा प्रवचन देते हैं। रामचरितमानस में क्या कहा गया और किसमें क्या कहा गया। या ठाकुर जयदेव सिंह ने 18 प्रकार के गमक सिखाए हैं, ये कौन सा गमक है, ये कौन सी मुर्की है। तो ये इसका मतलब जोड़ना नहीं होता है। जोड़ने का मतलब है कला का प्रभाव ऐसे बनाना कि एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन दोनों हो जाए। और इसके लिए इसी को साधारणीकरण कहा है भरत मुनि ने, और उन्होंने इसके बहुत सारे टेक्निक्स और प्रविधि बताई है, मेथड्स हमें बताए हैं। अब वो मेथोडोलॉजी को यूज करने के लिए हम कैसे नाट्यशास्त्र की बात को इंटरप्रेट करते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि आप गाना गा रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, हजारों लोग गा रहे हैं, उसमें किसी कोई एक ही कैसे है जिससे आदमी जुड़ा और देर तक जुड़ा रहा। या मान लीजिए कि हम बनारस में दो गायिकाओं का नाम ले कि आप इनमें से किसको बुलाना चाहेंगे, तो किसी एक के लिए सब लोग बोलेंगे इनको बुलाइए, क्यों नहीं दूसरे को। तो ऐसा नहीं कि दूसरे गायक ने या दूसरी गायिका ने किसी अच्छे गुरु से नहीं सीखी है, या उसके पास गला में आवाज नहीं है ना, या उसके पास सुर नहीं है गले में, या उसने प्रैक्टिस नहीं किया है, उसने रियाज नहीं किया है ना। तो सब कुछ होने के बावजूद प्रभाव क्यों नहीं बन पा रहा है, और हम काफी दिनों से भी गा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि प्रभाव बनाने के लिए हमें जो बात, कंटेंट भेजना था, या तो वो नहीं भेजा। जो आइडिया है, जो हमने बताया था कि अभिनय जो है वो री धातु से बना है, इसका मतलब होता है टू कैरी। अभी उप, उपसर्ग का मतलब है टूवर्ड्स, टू कैरी द आइडिया ऑफ द पद, टू कैरी द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट और प्ले टूवर्ड्स द ऑडियंस। और बात इसी में हृदय संवाद होगा, बाहर से कोई संवाद नहीं होगा। आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, लेकिन परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच में, हृदय से हृदय के बीच में संवाद हो रहा है। कभी कभी हो रहा है, ऐसा नहीं कि अरे वाह क्या अच्छा सुर लग गया, क्या बात है, ये नहीं। पूरा ही ऐसी स्थिति के परफॉर्मेंस के लिए जिस खास तरह की चीज, जिस इंटेलिजेंस का प्रयोग जाना चाहिए या किया जाता है, वो इंटेलिजेंस डिपेंड करता है खास तरह के अवेयरनेस पर।
जिस पर हम लोग वेदांत दर्पण में लगातार बात करते आ रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर वेदांतिक सभ्यता नहीं होगी, जब तक हम अपने आप को इस पात्रता तक नहीं ले जाएंगे जहां पर निर्मल मन हो, जहां कोई मल ना हो, तभी हम उसके अधिकारी होंगे। हम लोग पात्रता की बात सोचते हैं कि किसी अच्छे गुरु से सीखना, प्रैक्टिस करना, अच्छा अच्छा कंठ होना, है ना, सुकंठ या सुकंठा होना, सुदर्शना होना, और रियाज करना, तैयारी होना, ठीक है, या कुछ शास्त्र पढ़ लेना, इतना ही पूरा नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है अधिकारी छात्र विमल प्रतिभाशाली हृदय। हृदय को कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? पहले तो हृदय संवाद के लिए होना चाहिए, भीतर ही भीतर संवाद हो हृदय और हृदय के बीच में, ताकि वो एक हृदय हो जाए, अद्वैत हो जाए। और हृदय को कैसा होना चाहिए? पहले तो वह प्रतिभा हो। प्रतिभा एक बहुत ही व्यापक शब्द है हमारे भारतीय विद्या वाङ्मय में। दूसरा है कि विमल हो। प्रतिभा है लेकिन आप में घृणा है, प्रतिभा है लेकिन आप में एगोनी है, दुख है। हाँ, हमको किसी चीज में दुख मिला है, हम उसका शोक है, क्लेश है, हम उसका बदला लेना चाहते हैं, या हमें बुरा लगता है। ये तो सुबह से रात तक हमारे भीतर है। शाम को परफॉर्मेंस देने गए हैं, तो हमने दैनिक जीवन जो जिया, दैनिक जीवन हमने 30 दिन का जिया, और 15 दिन हमने रियाज का जिया। तो प्रभावशाली क्या होगा? 30 दिन वाला ना। अगर हमने 30 दिन रियाज किया और 1 घंटा हमारा जो हृदय है वो अमलिन हो रहा, तो उसमें मलिनता चली गई। मलिनता यानी इम्प्योरिटीज, यानी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, ये सब चीजें। भरत मुनि इस स्तर से एक परफॉर्मर को देखते हैं। ये सब चीजें जो कि देवताओं में भी नहीं होती, इसलिए देवताओं को जब ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र दिया तो उन्होंने कहा कि अधिकारी हम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इसकी पात्रता नहीं है। पात्रता किसमें है? जो ऋषि में है, मुनि में है, भरत मुनि को है। अब भरत मुनि ने बताया कि वो पात्रता क्या क्या होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। उत्तम व्रतों का पालन। उत्तम व्रतों का पालन का मतलब कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। जहां पर एक जगह द्वैत भाव हुआ है, जुड़ेंगे, जीवन भर के लिए जुड़ेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ये सब व्रत है। व्रत का मतलब उपवास रखना नहीं है, बिना खाए रहना नहीं है। उत्तम व्रतों का जो पालन करते हैं। फिर कहा गया है कि जिनके अंदर श्रुति, स्मृति और धृति, ये तीनों जिसके अंदर अच्छी है। श्रुति माने सुनना, और वेद को भी श्रुति कहा गया है। अगर सिर्फ सुनना ही वेद है तो फिर तो बहुत साधारण अर्थ हुआ, ऑर्डिनरी मीनिंग हुआ। अब इसका तत्वार्थ ये है कि हम सुनते ही नहीं है, हम उसे सुनते हैं जो हमारे भीतर बोला हुआ है, जो भीतर लगातार थॉट के रूप में बोल रहा है। आप कई बार लोगों से फोन पर बात करिए, वो खुद का ही बताते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो बोला हुआ है उसको ही बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। या आपने कुछ बोला तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपका बोलना खत्म हो तो उनका बोलना शुरू करें। तो वो बोलते हैं, कहते कुछ नहीं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कहना तो तब होगा जब उन्हें कुछ सुना होगा, नई चीज, जहां से उनकी प्रतिभा को प्रकाश मिला हो, लय मिला हो, है ना। तो वो सुनना तब होगा जब हमारा माइंड स्टिलनेस में होगा, शून्य होगा, ये इम्प्योरिटीज चली गई हैं। क्योंकि जितना भी हम बोल रहे हैं, हमें कौन बुरा लगा है, हमें किसने अपमानित किया है, हमें हम वहां पर हमारी किसी प्रशंसा की, ये सब बोल रहे हैं ना। यानी जो हमारे यहाँ जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, इसके आधार पर जो हमारे यहाँ चेतना बनी है उसको बोल रहे हैं। और जब आप कुछ अच्छी बात हमें बताने जा रहे हैं तो वो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज भीतर जमा है, ये धूल। जब ये हट जाता है तो हम सुनने को योग्य होते हैं, तो भरत मुनि को ब्रह्मा सुनाई देते हैं। इसको श्रुति कहा गया है, आर्ट ऑफ लिसनिंग। व्हेन वी लिसन टू एनी वर्ड विदाउट एनी इम्प्योरिटी ऑफ माइंड। ठीक है। उसके बाद है श्रुति के बाद स्मृति। स्मृति का मतलब है जब कोई आदमी कुछ बोले तो आप नोट मत करिए, लिखिए मत। उसको क्लास में बताया गया है, गुरु के पास बताया गया है, कुछ सुनिए। कई बार क्या होता है कि नई बंदिश जो बताई जाती है तो उसमें चाहता है कि कहीं लिख ले फिर हम बोलेंगे तो सुविधा होगी। तो अच्छा गुरु जो उस्ताद होता है
वो बोलता है नहीं, अभी याद रखो। अगले दिन भले ही रूम पे जाकर तुम आज की रात जाके लिख लेना, अगले दिन वेरीफाई करा लो। तो इसको कहते हैं हमारे यहाँ स्मृति। इससे मेमोरी पावर भी बढ़ता है, नेमोनिक्स नहीं रहता है हमारे यहाँ भूलने की, याद करने की। और तीसरी चीज है धृति, यानी धारण करना। जब हम किसी भी चीज को एसिमिलेट कर लेते हैं, हमारी रक्त कोशिकाओं से लेके ब्रेन सेल्स तक वही हो जाता है, वो आनंद, वो प्रेम, तो फिर हमारे अंदर वो पात्रता या अधिकारी भाव आ जाता है जो भरत मुनि में थी, जो उन्होंने कहा, और नाट्य वेद उनको मिला। इसी स्थिति में हमारे सारे वैदिक ऋषि हुए हैं। ऐसी स्थिति में आज के कलाकार नहीं आ पाते, उनके अंदर पहली जो चीज है वो है कि हमें नाम कितनी जल्दी मिलेगा, प्रतिष्ठित पद और पुरस्कार हमें कितनी जल्दी मिलेगा। माने वो चाहते हैं कि हमने बीज लगाया और पूरा पानी डाल दिया, फल फूल अभी क्यों नहीं आया। लेकिन उसके लिए वो सोचते हैं कि नहीं, हमें गुरु के पास जाएंगे, सीखेंगे, 20 साल 30 साल रियाज करेंगे, जब गुरु का आदेश होगा तब मंच पर जाएंगे। इससे नहीं होता है। उसके साथ ये सब भी चीजें जोड़ी जाती है जो हमने अभी चर्चा की, कि उसका हृदय पहले तो पूरी तरह से पवित्र परिष्कृत हो, अशुद्धि न रहे, अधिकारी चात्र विमल प्रतिभानशाली हृदय। प्रतिभा जब विमल होगी, मल नहीं होगा, वही अधिकारी होगा, ये कहा गया है। तो जब पहले तो प्रतिभा हो और फिर वो विमल प्रतिभा हो, ये नहीं होने से क्या होगा, आप कुछ भी कर ले, कितने भी प्रकार का सौंदर्य ला दें, प्रभाव वो नहीं होगा जो भरत मुनि कह रहे हैं। मैंने आप में और ऑडियंस में जो एकाकार होना है वो नहीं होगा, क्योंकि आप ही पहले अपने साथ एकत्व में नहीं है। आप ही अभी गाने से पहले अपनी पत्नी से झगड़ा करके आ रहे हैं, या ऑटो वाले से आपने झगड़ा किया, या आपको कोई पॉल्यूशन है शहर का, उससे आप बहुत इरिटेट हैं, है ना, या आपको कोई बात याद आ गई जो आपको दुखद है, या किसी बात का डर है। ये सब लेकर के हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, और वहां जब गए हैं तो हम तुरंत बदल गए हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम तो वहां तो प्रैक्टिस है ही है, हम डांस कर लेंगे, गाना गा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये जो सब कर लेंगे, तो वहां पर माँ सरस्वती की भूमिका कहाँ रह गई। माँ सरस्वती तो अपने आप को निरावरण करती है जहां पर पवित्रता हो। राजशेखर लिखते हैं काव्य मीमांसा में कि जब एक स्त्री अपने जिससे प्रेम करती है या अपने पति के सामने जैसे अपने आप को निरावृत करती है, इस तरह से विद्या की देवी माँ सरस्वती अपने सरस्वती पुत्र या पुत्री के लिए अपने आप को पूरा ही प्रकट कर देती है। क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है, इसी का एक दूसरा नाम है वाक। वाक का मतलब खाली बोलना नहीं है। और इसके जो 4 चरण हैं, 4 स्टेजेस हैं, उसके 3 जो है गुफा में है, गुहा में कोई देख नहीं सकता। चौथा जो है, जो हम बोलते हैं, जो परफॉर्म करते हैं लोगों के सामने, वही दिखाई पड़ता है। जो पीछे का 3 है, परा, पश्यंती और मध्यमा, वो गुफा में है। तो हमें हृदय की गुफा में जाना होगा, वाक के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, वाक का स्नेह लेके आना पड़ेगा। वो भी तब होगा जब माँ सरस्वती की कृपा होगी, जब वो देखेगा कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री के पास स्नेह है, तो अपने स्नेह से अपने आप को पूरी तरह से वो तीनों गुफाओं के का राज बता देगी, अनावृत कर देगी ज्ञान को। इस स्थिति से हमारे यहाँ कला को देखा गया है। इस स्थिति से अगर उदाहरण देना हो 20वीं शताब्दी का, तो हम लोग MS शुभलक्ष्मी जी का उदाहरण दे सकते हैं, जहां पर इस बात की परवाह नहीं है कि ऑडियंस को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, हमें कौन सा पद या प्रतिष्ठा है, पैसा मिलेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, कोई परवाह नहीं, संसार है ही नहीं। लेकिन इस स्थिति में आने में उन्हें भी समय लगा। और यही हम अगर ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं वेदांत पढ़ के, या ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं नाट्यशास्त्र पढ़ के, दोनों तो एक ही उद्देश्य है ना। लेकिन जब हम द्वैत भाव से जीवन जी रहे हैं, तो अद्वैत भाव परफॉर्मेंस में कैसे लाएंगे। वह सामान्य सा तर्क है कि नहीं। इसके लिए हमारे यहाँ ये भी बताया गया, जैसे शब्द लोगों ने यथार्थ तत्वार्थ की बात कही, वैसे ही हमारे यहाँ कहा गया है कि एक जो होता है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ आर्ट, एक कंस्ट्रक्टेड होता है, एक रिबिल्ड होता है। कंस्ट्रक्टेड का मतलब जो पहले से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कि आप राग यमन में ऐसे ऐसे ही गाएंगे, राग यमन में ये पकड़ ही होगा, नीरे गरे सा पम गरे सा, या उसका आरंभ ऐसे होगा, उसका वादी स्वरी होगा, ये सब ग्रामर बताया गया है ना। तो ये कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं यमन में,
पद क्या कह रहा है ये नहीं, यमन में बंदिश क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, कबीर या मीरा या गोरख के पद क्या गा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आपको क्या कहना है। जैसे मैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, है ना, मैं उसके सिग्निफिकेंस को देख रहा हूँ अपनी ओर से, कोई और कुछ और कहेगा, इसे अभिनव ने अपनी ओर से कहा, है ना। तो वैसे ही आप जब किसी पद को गाने जा रही है डिवोशनल सॉन्ग में, आप भी डिवोशनल सॉन्ग गाती हैं और ख्याल भी गाती हैं, तो जो बंदिश है या पद है, पद ज्ञान तो कर्नाटक संगीत में वो है जो डिवोशनल नहीं भी हम्म। है ना। आप जब कोई पद या कोई बंदिश गा रही हैं, उसमें आपको क्या कहना है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो तो सभी लोग सर जानते वो हैं कि तो हाँ, गीता की बंदिश क्या है, हाँ तो बिल्कुल आपको सर, क्या वो कहना है। वो तो अपने भाव से आता है सर। मैं जब खुद गाती हूँ सर, मुझे लगता है बिल्कुल माँ सरस्वती की जो वंदना है, कोई भी मेरा अंदर का जो भाव है सर, वो मैं निकालती हूँ अपने सुर में, वो कोशिश करती हूँ मैं वही। जैसे फिल्म में कहा गया है, बर्गमैन ने कहा है कि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप फिल्म मत बनाइए, वैसे अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो गाना मत गाइए, आपके पास जो भाव है वो करेक्ट। कितना मौलिक है, तो वो करेक्ट। कंस्ट्रक्शन से नहीं आता है, इससे मीनिंग जो होता है, शब्द का अर्थ ही भाव है, ऐसा भरत मुनि ने कहते हैं। शब्द के टेक्स्ट के अर्थ को लोगों तक ले जाना, नाट्यार्थ को ले जाना, ये वो कह रहे हैं, करेक्ट। नाट्यार्थ को ले जाना ही अभिनय है, वही साधारणीकरण होगा, ठीक। अब है कि जो पद है, वो तो पद का अर्थ सभी लोग जानते हैं, जो बंदिश है उसका भी मतलब सभी लोग जानते हैं, तो फिर हम आपको क्यों सुने। आपकी कोई ऐसी चीज होगी जो सबसे अलग होगी, तभी तो हम उससे जुड़ेंगे। मौलिकता हमेशा जोड़ लेती है, मौलिकता कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज से नहीं होती है, कंस्ट्रक्टेड मीनिंग से नहीं होती है, मौलिकता रिवील्ड मीनिंग से होती है। यानी जब आपका मन जो होता है विमल होता है, और जब आप अपने आप में आत्मस्थ होते हैं, एकाग्र होते हैं, आपके भीतर से उसी पद का, उसी बंदिश की मीनिंग आपके लिए रिवील होती है, वो आपका रिवील ट्रूथ होता है। आप कभी पीछे छूट गए, गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ये लोग पीछे छूट गए, आपका अपना रिविलेशन हुआ, इसको रिवील्ड ट्रूथ या रिवील्ड मीनिंग कहते हैं। इस बात को आप अपने परफॉर्मेंस में कहने जा रहे हैं, और ये बात किसने कही, वेदांत ने कही या वेद में कही, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कही। इसके लिए जो संस्कृत शब्द है, असल में हमारे यहाँ जैसे चौकोर आकार के लिए जिसमें चतुर्भुज होगा, चतुरस्र संस्कृत का शब्द है, इफेक्ट के लिए संस्कृत का शब्द है रस, वैसे ही इसके लिए जो रिविलेशन या रिवील होता है, इसके लिए संस्कृत का शब्द है स्फुट, जिसमें स्फोट होता है, भाव या मीनिंग का स्फोट होता है हमारे भीतर। ये किस जगह पर कहा गया है, ये तीसरे चैप्टर में, इक्यावन, इक्यानबे, इक्यानबे जिसको कहते हैं, 91, इस कारिका में स्फोट के बारे में कहा गया है। यानी सब कुछ नाट्यशास्त्र के बारे में कहा गया है। तो जैसे महाभारत के बारे में लोग वेद व्यास कहते हैं कि एक बच्चा आके पूछता है कि नाट्यशास्त्र में क्या है, तो वो कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है, महाभारत में क्या है, तो जो महाभारत में नहीं वो दुनिया में नहीं है, यानी जो कुछ भी दुनिया में है सब महाभारत में है। उसी तर्ज पर यह कहा जा सकता है कि जितनी भी कलाओं की चीजें हैं, हो सकती हैं, सब कुछ नाट्यशास्त्र में है। नाट्यशास्त्र के अलावा कोई कला या कोई शिल्प कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई शास्त्र नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं ना, सर्व शास्त्रार्थ प्रवर्तकम, सर्व शास्त्रार्थ, सभी शास्त्रों के अर्थ से पूर्ण है, सभी शिल्पों से ये इसका प्रवर्तन होता है। सर्व शास्त्रार्थ शुरू में बोल रहे हैं पहले अध्याय में, ठीक है। और इतिहास भी है, से इतिहासम करो में हम, तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने रिवील ट्रूथ की बात की, उसके लिए भी कहा गया है। हम लोग नहीं जानते कि कहाँ कैसे कहा गया है, किस भाषा में कहा गया है, क्योंकि वो आर्काइक लैंग्वेज है, चूंकि एक सजेस्टेड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज होता है, सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ लैंग्वेज होता है, इसके लिए काव्यशास्त्र पढ़ना पड़ता है। तो ये तीसरे अध्याय के 91 नंबर कारिका में स्फोट शब्द आया है। स्फुट मतलब अचानक से कोई चीज, सडन फ्लैश, कौंधना, यही परावाक स्तर पर हमारे यहाँ कौंधती है, झलक मिलती है। हम्म। उस झलक को हम लोग आर्टिकुलेट करते हैं, फिर उसको मध्यमा वाक से व्याकृति तक ले आते हैं। उस झलक को जो अगर हम यमन की बंदिश में या हाँ। कबीर के पद में ले जाएंगे, तो आपका इंटरप्रिटेशन होगा, वो आपकी मौलिकता होगी, तो ऑडियंस जुड़ेगा, तो वेदांतिक भाव भी आएगा, अद्वैत भाव भी आएगा, और आप 10,000 लोगों से बिल्कुल अलग दिखेंगे। सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, अपने आप आपकी प्रतिष्ठा होगी, ख्याति नहीं।
क्योंकि मैं ख्याति समझा चुका हूं, वो भ्रम है। जी प्रतिष्ठा होगी, है ना। ये आपने जो प्रश्न किया उसको मैंने ऐसे समझाने की कोशिश की, तो जैसे कबीर की संध्या भाषा में कई चीजों को, जैसे मान लीजिए कि जल की मछली जो है वो पेड़ पर चढ़ के बच्चे को जन्म दे रही है, तो आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं जब इसको समझा रहा हूँ तो किसी एक खास जगह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ ना। जी यानी बिल्कुल मेरे पास अगर लाइट नहीं होगी तो मैं इंटरप्रेट नहीं कर सकता। अभिनव गुप्त के पास अगर लाइट नहीं होती तो नाट्य शास्त्र को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। वैसे ही एक परफॉर्मर जो होता है वो इंटरप्रेट करता है किसी बंदिश को, किसी पद को। भाव तो होगा, तैयारी तो होगी, व्याकरण तो होगा, गुरु भी होगा, रियाज भी होगा, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन क्या है उस पद को लेकर, आपको क्या कहना है। अगर आपको कहने के लिए कुछ नहीं है तो आपको फिल्म नहीं बनाना चाहिए, आपको ड्रामा नहीं करना चाहिए, आपको डांस नहीं करना चाहिए, आपको तबला वादन सितार वादन नहीं करना चाहिए। तो ये देखते हैं कि वो परफॉर्मर नहीं होना चाहिए अगर आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए जो कुछ है बिल्कुल उसको देने के लिए कोई व्यग्र है आपके भीतर, आपकी अपनी चेतना। लेकिन बिल्कुल हम खोए हुए हैं किसी और चीजों में, संसार के लोगों में, कि उससे हमें दुख मिला, उससे हमें क्लेश मिला, उससे हमें पैसा मिलेगा, उससे हमें ऐसा होगा। तो भीतर से बेचारा जो ब्रह्म कहना चाहता है, आपको नई बात देना चाहता है, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा हो, आप दुनिया में सबसे अलग दिखे, है ना। तो ये कैसे होगा, ऐसे होगा। नाट्यशास्त्र ये हमें सिखाता है। सर, ये इतना अच्छा आपने इसकी मतलब इतना डिटेल में आपने इसको समझाया, जैसे कि एक अलग सी दिशा मिल रही है। ये तो वैसे थ्योरी में भी मास्टर्स डिग्री का जो संगीत के सर स्टूडेंट्स होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज में भी इसको एक जैसे एबीसीडी के तौर पे नाट्य शास्त्र का अध्ययन, या नाट्य शास्त्र के साथ साथ अलग अलग ग्रंथों के जो अध्ययन है, वैदिक समय या उसके बाद के, वो संगीत के ऐसे ही अध्ययन करते हैं। हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता है सर ऐसे, या मतलब अध्ययन करके। पर इतना विस्तारित रूप में आपने इसको सामने लाए और आपने बताया इसको, और इसमें हर चीज इतना क्लियर, इतने साल पहले भरत मुनि कह के गए हैं उसमें कि, और आज के संगीत, मुझे खुद ऐसे सर आज अभी अनुभव हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है इस तरह से कि आज के बाद जब भी मैं भी जब कभी कुछ गाऊं या बजाऊं, तो एक सीख जैसे मिल जाती है कि उसमें एक कॉन्शियस होके कि इस प्रकार से कहा गया है शास्त्रीय रूप में, इसके अलावा अगर कोई और रास्ता लूं तो वो संगीत नहीं होगा या कला नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, और हम अलग उसको। रास्ता बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। वैसे मणिलाल नाग जब सितार बजाने गए, जौनपुरी में एक खास तरह का सुर जोड़ दिया जो जौनपुरी में नहीं होता है। ऐसा क्यों किया? ताकि उनकी तरफ लोगों का ध्यान जाए। लेकिन जब निखिल बैनर्जी सितार बजाने गए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास अपना इंटरप्रिटेशन था, उनके पास अपनी मौलिकता थी, अपनी मिठास थी, जिसकी वजह से वो रविशंकर जी और बिलायत खां से अलग हो सके। ये अलग दिखने के लिए करना, जैसा कि मणिलाल नाग ने किया सितार में, और अलग अपने आप दिख गया निखिल बैनर्जी का। कैसे? प्रतिभा की वजह से। और उनकी बिल्कुल जो दिनचर्या थी उसमें कहीं भी विमलता हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। न वो रविशंकर जी से ईर्ष्या करते थे, न बिलायत खां से ईर्ष्या करते थे, न रईस खां से वो करते थे, ईर्ष्या करते थे। उनमें था ही नहीं। मैंने बहुत करीब से देखा है उनको, और उनके बारे में भी सुना है। मैंने उनके भीतर एक व्यक्ति की जीवन शैली भी, एक कलाकार की जीवन बिल्कुल शैली भी बिल्कुल एक बिल्कुल साधुता भरी, एक ऋषि जैसी बिल्कुल होनी चाहिए ना। बिल्कुल तब वो बिल्कुल आएगा। ये उनमें थी। हमारे बनारस में ही ऐसा हुआ कि अ, किशन महाराज जी बीच में बैठे हैं मंच पर, और एक तरफ जो थे वो मणिलाल नाग थे, एक तरफ जतिन भट्टाचार्य जी थे। ठीक है। एक सितार और एक सरोद, बीच में उनको दोनों के साथ संगत करनी थी। तो जब शुरुआत हुई, किशन महाराज जी ने रोक दिया। बोले जाइए आप लोग दोनों लोग ग्रीन रूम में अपना अपना बाजा जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको सुर मिला के, सबका अलग अलग सुर में जा रहा है, हम किसके साथ संगत करेंगे। दोनों लोग जो गए फिर सुर में करके ले आए।
यानी पहले अपने आप को आप ट्यून करेंगे ना, तो नहीं तो वो किसके साथ संगत करेंगे। बिल्कुल। और इसके दूसरी ओर हम लोग आजकल बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि गायिका ने गाना शुरू किया है एकदम, मैंने जिसको कहते हैं विलंबित लय में, और जी कोई जी। बहुत अच्छे कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति बहुत अच्छे मेकअप में दाढ़ी वाड़ी रखे तबला बजा रहा है और पूरे द्रुत में बजा रहा है। मैंने कितनी रिडिकुलस चीज है कि बिल्कुल बिल्कुल। उसको किसी ने, दूसरी गायिका ने वहीं पर बैठी, उन्होंने इशारा किया कि स्लो करो टेम्पो को। वो हम्म, फास्ट है, वो मध्य लय भी नहीं है, और वो फास्ट बजा रहा है। वो उन्होंने भी शुरू किया है, भाई गायिका तो आपके साथ द्रुत नहीं हो सकती, तो शुरू किया है ना, नहीं कर गायिका को रोक सकते। देना चाहिए कार्यक्रम। और जो उनके साथी ऑडियंस गए हुए हैं, जिसको कि जिनको बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वो लोग संगीत समझते हैं, उन लोगों, वो भी प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, वो भी प्रोग्राम को नहीं रोक रहे हैं। तो वो कहना चाहिए भाई तुम स्लो करो, तुम क्यों फास्ट टेम्पो रखे हुए हो। आर्टिस्ट को खुद कहना चाहिए। किशन महाराज जी ने कहा कि ये क्या है, दोनों का अपना अपना जो वाद्य है वो अलग अलग सुर में मिला हुआ है, हम किसके साथ संगत करें। ये मेरी आंखों का अनुभव है ना। तो कहने का मतलब है सेल्फ ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। करेक्ट। जब हम सेल्फ ट्यूनिंग नहीं होगा तो हम कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे कि ठीक है वो फास्ट बजा रहा है बजाए, और ऑडियंस भी वैसी ही उसी की तारीफ करते हैं, फिर बाद में ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, है ना। तो बहुत रिडिकुलस है। एक आदमी कितना आत्मस्थ है, एक कलाकार कितना अपने हाँ भीतर डूबा हुआ है, एकदम। कितना साधुता भरा जीवन जी रहा है। अगर किसी में प्रतिभा है, मौलिकता आ रही है, तो अब मेरा तो यहाँ तक कहना है कि संसार में आप किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को भी समझ सकती है। हम्म। किसी भी पुरुष या स्त्री के, अगर वो परफॉर्मर है, अगर प्रतिभा है, तो जरूर है कि उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। अगर प्रतिभा नहीं है, मौलिकता नहीं है, वो कोई नई बात नहीं कह पा रहा, नया इंटरप्रिटेशन नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब उसका कैरेक्टर नहीं अच्छा है। हम्म। कैरेक्टर अच्छा नहीं होने का मतलब उसके बाद ईर्ष्या द्वेष आदि आदि है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया निखिल बैनर्जी का, जहां पर बाहर से नहीं भीतर से भी आप महसूस कर सकते हैं कि उनके अंदर उन्हीं के समकालीन, उनसे सीनियर रविशंकर जी और विलायत खान साहब को लेकर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। हम्म। मतलब रईस खान साहब का भी हम लोगों ने सीधा सुना, उनके साथ भी उनके बारे में बातचीत किया। वो बहादुर शाह साहब का जो सरोद था उसको लेकर भी बात किया, बहुत हम्म। सारी बातें हुई हैं। हम्म। और यहाँ ठाकुर जयदेव सिंह जी उससे बात करते, इंटरव्यू ले रहे थे, मैं वही बैठा सुन रहा था। ठाकुर जयदेव सिंह, निखिल बैनर्जी, मैं और ईरा लैंड गार्डन, हम लोग चारों लोग रेडियो स्टेशन में बनारस में बात हो रही थी। म्यूजिक कॉलेज से वो वहां तक आए थे। तो म्यूजिक कॉलेज में अपना प्रोग्राम करने के बाद जब वो वहां तक आ रहे हैं, रेडियो स्टेशन बैठ रहे हैं, उठना बैठना चलना, वो दोना में समोसा खाना, इसमें इसमें एक आर्टिस्ट का बिल्कुल ही अलग चीज होता है। बिल्कुल। एक ऋषि मुनि, एक जब वो खाएगा, ठाकुर साहब भी जब देखते थे पूरी कचौड़ी खा रहे हैं, वो एक एक चीज अंत में कुछ नहीं बचा, उसको भी बहुत ही सुरीले ढंग से खाया। बिल्कुल तो बिल्कुल। निखिल बैनर्जी की मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ या ठाकुर साहब की, कि उनके जीवन शैली में भी वो सुरीलापन था। बिल्कुल लेकिन जीवन में अगर बेसुरापन होगा और आप सुरीलापन अगर म्यूजिक या ड्रामा या एक्टिंग या फिल्म में लाना चाहेंगे, तो उसका इफेक्ट कैसे होगा। नहीं होगा सर। इसलिए नाट्यशास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। वो नाट्यशास्त्र हमें पाठक के तौर पर भी म्यूजिकल, लिरिकल और सुरीला बनाता है, व्यवस्थित कर देता है सारे सुर को। व्यवस्थित कर देता है। एक एग्जाम्पल और देना चाहेंगे। प्रतिभा हम लोग जब कह रहे हैं, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए प्रतिभा का एग्जाम्पल देने में, उसमें यह है अ, राहुल देव बर्मन, जिसके बारे में इमेज यह है कि बहुत ज्यादा वेस्टर्न इफेक्ट लाए आदि आदि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उन्होंने शांता प्रसाद जी से तबला सीखा था और अली अकबर खान साहब से सरोद सीखा था, क्लासिकल पर अच्छी पकड़ थी। हम्म। एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, हम्म। एक अमर प्रेम का गाना है रहना बीत जाए, हम्म। ठीक है। अब आप सोचिए कि उसका मुखड़ा जो है वो पूरा पूरा क्लासिकल बेस्ड है, हम्म। और उसके जो अंतरा है वो एक दूसरे राग पर बेस्ड है। दोनों हाँ बिल्कुल अलग अलग राग है। एकदम सर। जोड़ राग कुमार गंधर्व ने भी गाया है, जोड़ राग कुमार गंधर्व ने भी गाया है। सम प्रकृति राग में आप जोड़ कर सकते हैं, यहाँ पर विषम प्रकृति राग। दूसरी बात है अंतरा खमाज में है। बिल्कुल। खमाज में कभी खमाज गाते हुए हम लोग ने सुना ही नहीं है। हम लोग ठुमरी जानते हैं कि खमाज में गाइए दीपचंदी तार बजेगा, हाँ लेकिन उन्होंने कैसे किया, ये प्रतिभा है। ये प्रतिभा दो है। राग लिया, दोनों राग अलग अलग लिया, दोनों ज्वाइन में किया। कोई संप्रकृति राग नहीं है। खमाज जो है वो उसमें ख्याल गाते ही नहीं है, हम्म। और खमाज का जो विवादी स्वर है उसको उन्होंने मुखड़े वाले राग में लगाया, और इसका जो देश में, और देश का जो विवादी स्वर है वो खमाज में लगा दिया। बिल्कुल। ये प्रतिभा है।
इसलिए राहुल देव बर्मन की ओर ध्यान गया। राहुल देव बर्मन का गाना लोग सुनना चाहते हैं, पान वाला भी नहीं जानता ये सब चीजें, और वो चाय वाला भी। लेकिन राहुल देव बर्मन, आज जितने भी एफएम स्टार्ट हुए हैं, वो लोग या तो राहुल देव बर्मन का ही गाना लगा के छोड़ देते हैं, ऑडियंस हम्म, जाएगा नहीं, या ओपी हम्म। नैयर का लगा देते हैं। क्यों बिल्कुल। लगा देते हैं? क्यों उनसे लगा। ही एक परफॉर्मर जो है अपनी प्रतिभा से ऑडियंस को जोड़ सकता है। जी। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। जी सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, भी बहुत अच्छा। और ये बहुत, मैं क्या बताऊं सर, जैसे कि ऐसा फील हो रहा था कि मैं इतनी भावुक भी हो गई थी कुछ क्षणों के लिए। मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है सर। बहुत आ, इसका रास्ता भी बहुत मिला। मुझे लगता है नाट्य शास्त्र की कुछ और अगर चीजें होंगी तो मैं फिर से अगले एपिसोड में उसको जैसे पढ़ के हो, और कुछ चीजें पढ़ के जो जो एंगल्स में होगा जहाँ पे वेदांत की छाया हो। क्योंकि सर आप जैसे ऋषि का इसमें पाना भी, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। मैं ये बोलूंगी। और आगे इस चैनल के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है इसके लिए। देखते हैं सर आगे कैसे कैसे क्या कर, क्या उनकी कृपा होगी कैसे। ठीक। और इसी के साथ आज इस एपिसोड में विराम दे रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आभार। थैंक यू।